दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में हम उत्तोलक से संबंधित चर्चा किए थे। आज हम उसी के आगे विज्ञान में चर्चा कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। लिफ्ट से संबंधित 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 पॉइंट हमने दिया है, इनको ध्यान से समझें। जैसे लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट के में पिंड का जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। पिंड का भार से मतलब है कि लिफ्ट के अंदर जो लोग बैठते हैं, हम बैठते हैं या आप बैठते हैं, तो वहाँ पर जब ऊपर जाते हैं तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब हम नीचे उतरते हैं यानी लिफ्ट जब नीचे की ओर आती है तो घटा हुआ प्रतीत होता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जब लिफ्ट समान वेग से चलती है और नीचे ऊपर आती है तो कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता है, और जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, और ऐसी स्थिति में भार शून्य होता है, जिसको भारहीनता कहते हैं। अब देखते हैं कार्य सामर्थ्य। तो यहाँ पर कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा से संबंधित चर्चा करते हैं। जैसे कार्य क्या है, तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहा जाता है। यहाँ पर विज्ञान में कार्य तब मानते हैं जब किसी वस्तु में बल लगाएं और बल लगा करके जब उसकी बल की दिशा में हम परिवर्तन कर देते हैं तभी उसको हम कार्य मानते हैं। और कार्य बराबर होता क्या है, बल गुणे बल की दिशा में परिवर्तन, अर्थात कार्य बल और बल की दिशा में परिवर्तन के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखना है। फिर है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, जिसको अदिश राशि भी कहते हैं। अदिश और सदिश से संबंधित चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या है, कर्ता के कार्य करने की दर को उसकी सामर्थ्य कहते हैं। जैसे सामर्थ्य का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के कार्य करने की दर अलग होती है। कोई बच्चा है 1 मिनट में 50 मीटर दौड़ता है, तो अगला बच्चा हो सकता है वो 55, और अगला बच्चा हो सकता है 40 मीटर ही दौड़ता है। तो यहाँ पर जो दर है वो अलग अलग होती है। इसी तरह से यहाँ पर हर व्यक्ति की कार्य करने की जो दर होती है उसी को सामर्थ्य कहते हैं। और सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। मात्रक क्या होता है, वाट। 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 और 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6। ये ध्यान रखिएगा। नोट करके लिखा है कि मशीनों की सामर्थ्य को अश्व सामर्थ्य भी कहते हैं। मशीन में जैसे ट्रैक्टर है, इंजन है, कोई भी हो, उसमें हम कहते हैं कि भाई कितने हार्स पावर का ट्रैक्टर है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर हो या इंजन हो, वहाँ कहते हैं भाई इंजन 6.5 हार्स पावर का है, 7.5 हार्स पावर का है। तो ये उसकी सामर्थ्य को दर्शाता है। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ये ध्यान रखिएगा। नोट करके है 273 सेंटीग्रेड ताप, ये न्यूनतम संभव ताप होता है, जिसको हम परम ताप कहलाते हैं या परम ताप कहते हैं। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1/10, यहाँ पर देखें 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अब ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा में क्या है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा 2 प्रकार की मुख्य ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा में जब किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा संबंधित कुछ उदाहरण देखें। जैसे बंदूक से छूटी गोली में लक्ष्य को भेदने की क्षमता होती है, तो वो गोली जो निकलती है वो गति के कारण अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। आंधी में टिन को उखाड़ने की क्षमता, इसे आंधी में टिन एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है तो वो गति के कारण ही जाती है। गतिशील हथौड़े के, यहाँ पर देखें गतिशील हथौड़े में अगर कील गाड़ने की क्षमता होती है, तो ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा में देखें किसी वस्तु में स्थिति के कारण अगर कार्य करने की क्षमता है तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ये 3 प्रकार की होती है, तो यहाँ 3 लिख लें। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसमें क्या है, जब ऊंचाई से हथौड़े को गिराकर इसे वस्तु को तोड़ना, तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे पृथ्वी पर पड़ी वस्तु, तो यहाँ पर भी इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसमें द्रव्यमान कितना है, गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है और कितनी ऊंचाई से वस्तु गिर रही है, इन तीनों का अगर हम गुणा कर दें तो वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी दे सकते हैं, बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम बाद में करा देंगे, यहाँ पर पहले थ्योरी समझ लें। फिर है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये कब होता है, जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं तो घड़ी के भीतर की जो स्प्रिंग हो दब जाती है, अर्थात विकृत हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है। ये दबी हुई स्प्रिंग धीरे धीरे खुल करके घड़ी को चलाती रहती है। तो चाबी भरने वाली घड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा कह सकते हैं या प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कह सकते हैं। चुंबकीय स्थिति ऊर्जा क्या है, वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न इस क्षमता को
वस्तु की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र के कण। इसमें जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे बांध है तो बांध का जो जल है जो ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उस नीचे टरबाइन होते हैं और टरबाइन को घुमा देते हैं। तो घुमाना ये चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। बिजली के पंखे हैं, है ना, ये भी घूमते हैं गोल, तो ये मिक्सी है, मिक्सी भी गोल गोल घूमती हैं। तो ये चुंबकीय स्थिति ऊर्जा के कारण ही ऐसा होता है, अर्थात इसमें वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और वैद्युत ऊर्जा के नाम से इसको जानते भी हैं। और इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा में बदल देती है, तो गतिज और वो गत करने लगती है। ये ध्यान रखना है। ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इस तरह से ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा का क्षरण कभी होता नहीं है। ये ध्यान रखना, यही ऊर्जा संरक्षण है। अब क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल के रूप में दे रखे हैं। 1000 वाट का ऐसा एक हीटर है और प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है, तो ये हीटर 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च करेगा? तो ये फार्मूला है वाट गुणे घंटा गुणे दिन, तो यहाँ पर बटे 1000। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें। यहाँ पर इसको फार्मूले पे रख देंगे और काट देंगे और उत्तर आ जाएगा, आसान सा है। अब यहाँ पर देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रीज, बॉइलिंग और दोनों में डिफरेंट क्या है? फ्रीज से पानी का फ्रीज जमना, सेंटीग्रेड पर यहाँ पर 0 सेंटीग्रेड पर जब तापमान पहुँच जाता है पानी जम जाता है। फ़ारेनहाइट में 32, इसी तरह केल्विन पर 273। बॉइलिंग कितने पे? सेल्सियस पे अगर देखें तो 100 सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट पे देखें 212 और केल्विन पे देखें तो 373। फिर डिफरेंट दोनों में क्या है? घटा देंगे तो डिफरेंट निकल आएगा। यहाँ पर नोट करके देखें पारा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारा जो है, पारा कब जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस जब नीचे पहुँच जाता है तब उसके जमने का ये पॉइंट है। और यह 357 सेंटीग्रेड तक तापमान को मापने में प्रयोग करते हैं, यानी कि 357 सेंटीग्रेड तक का अगर ताप मापना है तो इसी हम पारे का प्रयोग करते हैं। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? यानी जमेगा कब? जब -39 डिग्री पहुंच जाएगा। और बॉइलिंग कब होने लगता है? 357, यानी ये इसकी लिमिट है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। एल्कोहल फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? -110, तो फ्रीजिंग पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। दाब की इकाई पास्कल होती है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? बहुत बार पूछा गया है, 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है। पानी उबलने का जो है यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, सेंटीग्रेड में जैसे यहाँ पर दिया है। फिर है बर्फ द्रवणांक एवं हिमांक, यानी 0 सेंटीग्रेड, जिससे इसमें फ्रीजिंग पॉइंट दिया रखा है वही यहाँ पर है। अब ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि में ध्वनि तरंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, ये क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है, इसी को ध्वनि कहते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। अवसर्प तरंगें 20,000 हर्ट्ज के नीचे होती हैं, हम इन्हें नहीं सुन सकते हैं। ये बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न करती हैं, इनको हम सुन नहीं सकते। श्रव्य तरंगे नाम से ही पता है कि जिनको हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में इसको सुना जा सकता है, यानी इनको हम सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, इनको हम सुन नहीं सकते हैं। इनको सुन कौन सकता है? केवल जानवर, जैसे कुछ ऐसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चमगादड़ किस प्रकार की तरंगे छोड़ता है? तो पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है और इसी से अपने आगे जो वस्तुएं हैं उनको भी रेखांकित करता है, इसलिए अपनी दिशा को बदल लेता है और टकराने से बच जाता है। कभी कभी टकरा भी जाता है, तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। उपयोग इनका कहाँ होता है? संकेत भेजने में, समुद्री गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से काले हटाने में, दूध के अंदर के जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये पराश्रव्य तरंगों के उपयोग बता रहे हैं। मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नोट के लिखा है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की जो प्रत्यास्थता है और घनत्व
पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका माध्यम और ध्वनि की चाल, किस माध्यम में कितनी चाल होती है ध्वनि की, तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होती है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए 4 ऑप्शन इसी में बना दें कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम को हटा दें, सबसे ज़्यादा कांच में होती है। उसके बाद इसको भी हटा दें तो लोहे में होती है, और लोहे ऊपर के तीनों को हटा दें तो सबसे ज़्यादा समुद्र जल में होती है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। फिर जल में 1483, पारा में 1450, वायु में 332, एल्कोहल में 1213 और हाइड्रोजन में 1269। तो इतने ये पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, इनको अच्छे से समझिए, पढ़िए, सुनिए और नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।